नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर के तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है। यूपी, उत्तराखंड समेत 5 राज्यों में चुनाव होने हैं और आज चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। दोपहर 3:30 पर चुनाव आयोग की तरफ से तारीखों का ऐलान हो सकता है। तो ये संभव बताया जा रहा है कि आज ही चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। दोपहर 3:30 पर चुनाव आयोग की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये बताया जाएगा कि कब और कहां चुनाव होने हैं। तो आपको कुछ ग्राफिक्स के माध्यम से समझाने की कोशिश करें कि कहां पर युवा वोटर है, महिला वोटर कितने और पुरुष वोटर और कुल वोटरों की संख्या कितनी है। तो ऐसे में ब्राह्मण वोटर, ओबीसी वोटर, मुस्लिम वोटर, अनुसूचित जाति वोटर, वैश्य वोटर और राजपूत वोटरों का कितना प्रतिशत यहां पर दबदबा है, आप ग्राफिक्स के माध्यम से इसको समझ सकते हैं। और क्योंकि विधानसभा चुनाव को लेकर के जिस तरीके से ऐलान की बात कही जा रही है, आज 3:30 पर यूपी विधानसभाओं की तारीखों का ऐलान हो सकता है, क्योंकि चुनाव आयोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार हर किसी को है कि हो सकता है कि आज ही तारीखों का ऐलान कर दिया जाए कि कब से चुनाव शुरू होंगे। तो यूपी में जो कुल वोटर की संख्या है, आपको लगातार वो टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि कितनी तादाद में यहाँ पर वोटरों की संख्या और साथ ही साथ जाति का गणित भी आपको समझाने की कोशिश करें कि ब्राह्मण वोटर 10%, ओबीसी वोटर 45%, मुस्लिम वोटर 19%। इस तरीके से आंकड़े तमाम सामने आ रहे हैं। जो कुल सीटें बीजेपी की 304, एसपी की 49, तो ऐसे में एसबी एसपी के 4, आरएलडी के 1, अन्य की 3 और रिक्त अभी तक कुल 7 ऐसी सीटें हैं जो कि रिक्त है। और अगर कुल वोटरों की संख्या पर भी आप नजर डालें तो 14 करोड़ 40 लाख के करीबन मतदाता यहां पर है। ऐसे में दोपहर 3:30 का समय बेहद अहम रहने वाला है, क्योंकि चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज एक बड़ा ऐलान हो सकता है। बड़ा ऐलान इसलिए भी क्योंकि विधानसभा चुनाव को लेकर के तारीखों का ऐलान होगा। और इस पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ 3 संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रोहित सोनी, खुर्रम निजामी और रजनीश पांडे। सबसे पहले खुर्रम, आपसे मैं जानना चाहूंगी, आप लखनऊ में इस वक्त मौजूद हैं। लखनऊ में चुनाव को लेकर के तैयारियां जो है तमाम पार्टियों की तरफ से किस तरीके की देखी जा रही है और आज का बड़ा दिन भी माना जा रहा है, क्योंकि 3:30 पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, चुनाव आयोग की तारीखों का ऐलान हो सकता है। ऐसे में कितना अहम पल इसे माना जा सकता है? देखिए, बेहद अहम पल है, क्योंकि जितने भी राजनीतिक दल हैं वो सब इस वक्त इस तारीख का इंतजार कर रहे थे, इस पल का इंतजार कर रहे थे जब उनको मालूम चल सके किस फेज में कब चुनाव है। और जाहिर सी बात है, जैसे ही मालूम चलेगा उसी बात के प्रत्याशियों की सूची आनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि माना ये जा रहा है कि इस बार फेस वाइज प्रत्याशियों की सूची आएगी, सारे दल इसी तरीके से चलेंगे। हालांकि आम आदमी पार्टी हो या फिर राजा भैया की पार्टी, उससे पहले ही लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन जो बड़े दल है, कांग्रेस है, बीजेपी है, समाजवादी पार्टी है, ये जो पार्टीज हैं ये फेस वाइज अपना लिस्ट जारी करेंगे। दूसरी बात ये है कि इस वक्त पॉलिटिकल पार्टी वर्चुअल रैलीज को भी एक्सप्लोर कर रहे हैं कि अगर जरूरत पड़े तो हम कैसे वर्चुअल रैली कर सकते हैं और उसको करने के लिए हमें क्या क्या इंतजाम करने हैं। तीसरी बात ये है कि जितने भी उनके कार्यकर्ता होंगे वो इस बात का ध्यान रखेंगे कि कोरोना के जो कोविड प्रोटोकॉल है उसको कैसे पालन किया जाएगा, क्या क्या प्रोटोकॉल होंगे, इसका भी इंतजार किया जा रहा है। क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल के बाद ही अमली जामा पहना जाएगा। अपनी तैयारियों की तैयारी पूरी है सभी राजनीतिक दलों को, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल के तहत। तो रजनीश पांडे, अब आपके पास आना चाहेंगे, आपसे जानकारी चाहेंगे कि अभी जिस तरीके से हमने निषाद पार्टी के तरफ से जिस तरीके से अभी हमने संजय जी को भी सुना और उन्होंने किस तरीके से अपनी बातों को सामने रखा है, इससे पहले भी हमने देखा था कि बीजेपी से कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी बनी हुई थी क्योंकि उनकी मांगे पूरी नहीं की जा रही थी। ऐसे में जो चुनाव का फिलहाल माहौल तैयार हो रहा है, ऐसे में कितना अहम हो जाता है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस या फिर जो उनकी मांगे रही हैं, क्या आने वाले समय में वो मांगे पूरी होंगी? रजनीश, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? जी,
सवाल मेरा यही है कि एक बार अभी और सवाल हमने पूछ लीजिए। जी बिल्कुल, अभी हमने सुना संजय निषाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उनसे यही सवाल पूछा गया कि आपकी जो तलखियां बीजेपी के साथ में नजर आ रही थी, बीजेपी में होते हुए भी आपकी जो मांगे थी अभी तक तो बीजेपी की तरफ से पूरी नहीं की गई। आने वाले समय में क्या आपकी मांगों को पूरा किया जाएगा? क्या यह अनुमान जताया जा सकता है जिस तरीके से चुनावी माहौल को तैयार किया जा रहा है, आरक्षण पर आने वाले समय में बात बन सकती है? देखिए संजय निषाद कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश की सियासत में देखिए, संजय निषाद कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश की सियासत में जो छोटे छोटे राजनीतिक दल होते हैं वो ब्लैकमेल की पॉलिटिक्स करते हैं। चूंकि मौका आया है, हो सकता है क्या चुनाव आयोग ऐलान कर दे तारीखों को लेके कि कितने चरण में कहां पे चुनाव होना है। ऐसे जो छोटे दल है, संजय निषाद जिनको कुछ दिन पहले अभी विधान परिषद में भेजा गया था, तो जो आज संजय निषाद का, अगर इसको कह सकते हैं प्रेशर पॉलिटिक्स, क्योंकि विकल्प नहीं है, क्योंकि जो बड़े बड़े दल है, चाहे हम समाजवादी पार्टी की बात करें या भारतीय जनता पार्टी की बात करें, ये लोग छोटे छोटे दलों के साथ मिलकर ही चुनाव का मैदान में जा रहे हैं। क्योंकि छोटे दलों को जो जाति समीकरण है, इनसे उन जातियों को साधने का आसान फार्मूला मिल जाता है। अगर संजय निषाद इस प्रकार की डिमांड करते हैं तो कोई नई बात नहीं है। वो हमेशा से कहते रहे कि जब तक हमारी जात बिरादरी को रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा तो हम एक आगे वो प्रश्नवाचक लगा देते हैं। तो देखते हैं, उनकी बात है, चूंकि वो लंबे बड़े नेताओं के लगातार टच में है, उनके साथ अमित शाह का रैली का पार्टिसिपेट कर चुके हैं। तो रजनीश, यहाँ मैं आपको एक बार रोकना चाहूंगी, मुझे आपके आसपास में कुछ लोग नजर आ रहे हैं। मैं आपसे चाहूंगी कि एक बार आप लोगों से भी बातचीत करें और चुनावी माहौल का जरा अंदाजा लगाने की कोशिश करें। देखिए, हमारे साथ खुद भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के महामंत्री हैं। चूंकि इनको मैंने रोक लिया था, आज तारीखों का ऐलान होने जा रहा है, संभावित है, क्या तैयारी है, क्या लोगों में उत्साह है? चूंकि आप पार्टी वर्कर भी है, नेता भी है, तो क्या किस तरीके से इसको देखते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा चुनावी संग्राम होने जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से इस चुनावी संग्राम के लिए तैयार है, क्योंकि विगत 5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने केवल उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का काम किया है और उत्तर प्रदेश की तमाम जनता भारतीय जनता पार्टी से मोहब्बत करती है और आगामी चुनाव में फिर उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बना के। देखिए, चूंकि वर्कर है और भी लोग आए हैं, आप कहाँ से आए हैं? बलिया। क्या चुनावी माहौल है? हो सकता है आज चुनाव तारीखों का ऐलान हो जाए। माहौल तो सरकार बीजेपी की बनेगी, मुख्यमंत्री। क्या तैयारी है? आप वर्कर के नाते बताइए कि आप एक पार्टी वर्कर भी है, जब भारतीय जनता पार्टी पूरा चौकस है, तैयारी में कोई कमी नहीं है। भाजपा तो बराबर तैयारी में रहती है लड़ने के लिए। देखिए, जो दूर के भी वर्कर आए हैं, उनको कहना है कि हमारी तैयारी पूरी है, बस महासंग्राम के तारीखों का ऐलान हो जाए। और भी लोग आए हैं, कहाँ से आए हैं आप? मैं अरुण प्रताप सिंह हूँ, पूर्व विधायक हूँ, फरखाबाद कन्नौज से। कन्नौज से? फरखाबाद कन्नौज दोनों। कन्नौज तो समाजवाद का गढ़ माना जाता है, क्या तैयारी है? कन्नौज समाजवाद का गढ़ माना जाता होगा, लेकिन इस बार हम सब लोगों ने मिलकर जो मुखिया हैं समाजवादी पार्टी के, उनकी पत्नी को चुनाव हरा दिया है और लगातार वो वहां से आगे भी हार का सामना करते रहेंगे। अभी कहीं से टिकट मांग रहे हैं? मैं फरखाबाद में एक भोजपुर विधानसभा 195 भोजपुर विधानसभा है, उससे इच्छा रखता हूँ और पार्टी का जो भी काम होगा, जो भी निर्देश होगा, उसका मैं पालन करूंगा, क्योंकि मेरी मुख्य जो कार्य है वो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दोबारा बनाना। भारतीय जनता पार्टी को सरकार दोबारा बनाना, ऐसे मंशा लेकर वर्कर यहाँ पे आए हुए हैं। क्या नाम है आपका? जीतू तिवारी। तिवारी जी कहाँ के रहने वाले? कन्नौज का। कन्नौज के जी। क्या तैयारी है? जिस तरीके से अगर आज तारीखों का ऐलान हो जाता है, इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है, क्या तैयारी है? भारतीय जनता पार्टी हमेशा तैयारी के मूड में रहती है और पूरा हमेशा जो भी तारीखों का ऐलान होता है, हम लोग पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार बनाने के लिए हर तरीके से तैयार है। पूरा हर एक तरीके से तैयार है। आपका क्या नाम है? आप यूथ हैं? मेरा नाम अभिषेक भारती है, मैं जो अवध क्षेत्र में कार्य समिति सदस्य हूँ युवा मोर्चे का। क्या तैयारी है? युवाओं को लेके क्या सोच रहे हैं आप लोग? कैसे युवाओं का चुनाव में पार्टी उपयोग कर रही है? जी, बेहद ही स्कोप है युवाओं का और पिछले 7 वर्ष की मोदी जी की गवर्नमेंट ने और पिछले करीब 4.25 वर्ष की बीजेपी यूपी में गवर्नमेंट ने बहुत ही अनेकों कार्य किए हम युवाओं के लिए और बेहद ही स्कोप है हम युवाओं का और हम लोग प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में पुनः सरकार बनाने के और अग्रसर हैं।
देखिए, एक तो बात तय है कि इलेक्शन कमीशन का जो कयास लगाया जा रहा है कि तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है, लेकिन जो स्थानीय वर्करों से बात हो रही है, जो दूर से ग्रामीण क्षेत्रों से वर्कर आए हैं उनसे बात हो रही है, बस महाभारत का कह सकते हैं महायुद्ध का ऐलान हो जाए, सैनिक तैयार है मैदान में जाने के लिए। जी चलिए ठीक है रजनीश, बने रहेगा आप हमारे साथ। एक बार रोहित सोनी का भी रुख कर लेते हैं, देहरादून से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। तो रोहित, आपसे जानकारी चाहेंगे कि देहरादून में फिलहाल चुनावी माहौल क्या है, पहले तो ये जानना चाहेंगे। दूसरी चीज ये कि पिछली बार हमने देखा था कि 2017 में 70 में से 56 सीटें बीजेपी को मिली थी, लेकिन इस बार बीजेपी ने दावा किया था कि इस बार 60 के ऊपर की वो सीटें लेकर ही दम लेंगे। तो क्या है चुनावी माहौल देहरादून में? बिल्कुल, देखिए यहाँ चुनावी माहौल की बात करें तो फिलहाल जो सबसे अहम जानकारी यही है कि 3:30 बजे भारत निर्वाचन आयोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसके बाद ही चुनाव की तारीखों का ऐलान होने की बात कही जा रही है। लेकिन फिलहाल अगर राजनीतिक दलों की बात करें तो राजनीतिक दल जो है सबसे पहले से तैयारियों में जुटे हुए हैं। कुल मिलाकर देखें तो 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा एक सबसे अधिक मैंडेट के साथ जो सत्ता पर काबिज हुई थी, क्योंकि 56 सीटें से 57 सीटें बीजेपी को मिली थी, उसके अलावा 2 सीटें निर्दलीय गई थी और 11 सीटें जो है कांग्रेस को मिली थी। लेकिन एक बार फिर से उसी इतिहास को दोहराने की कवायद में भाजपा जुटी हुई है, क्योंकि इस तरह से भाजपा का इस बार का नारा है कि 60 पार, यानी एक युवा के नेतृत्व में 60 पार का नारा भाजपा दे रही है। लेकिन फिलहाल जो प्रदेश की स्थितियां हैं वो काफी भिन्न नजर आ रही है, क्योंकि कुल मिलाकर अभी फिलहाल राजनीति की स्थितियां और जो परिस्थितियां हैं उस पर गौर करें तो यह कह सकते हैं कि फिलहाल जो है आर पार की लड़ाई भाजपा कांग्रेस से देखने को मिल सकती है। और बैलेंस में जो चर्चाएं इसी बात के लेकर के हैं कि दोनों पार्टियों में जो अभी फिलहाल सीटें जो बंटवारा रहेंगी, यानी करीब 40 के आसपास बीजेपी और करीब 30 के आसपास जो है कांग्रेस के आने की बात है। लेकिन वही उलट जो बात करें तो 40 के आसपास कांग्रेस जा रही है, तो वही बीजेपी भी 30 के आसपास जा रही है। मतलब एवरेज ठीक है रोहित, लेकिन आपने कांग्रेस और बीजेपी का जिक्र किया। हरीश रावत ने भी यही दावा किया था कि इस बार बीजेपी को पछाड़ करके कांग्रेस की सरकार सत्ता में आएगी, लेकिन आम आदमी पार्टी ने भी अब दखल देना शुरू कर दिया है। आम आदमी पार्टी का भी ये कहना है कि क्योंकि हमने रिटायर्ड एक कर्नल को चुनावी मैदान में उतारा है, ऐसे में वो बेहतरीन तरीके से जानते हैं कि क्या माहौल है, चुनावी समीकरण क्या है और किस तरीके से अपने दाव पेच खेलने। तो क्या आम आदमी पार्टी भी दोनों पार्टियों को कांटे की टक्कर दे सकती है? बिल्कुल, देखिए आम आदमी पार्टी की अगर सक्रियता की बात करें तो अभी उत्तराखंड राज्य में सही ढंग से सक्रिय आम आदमी पार्टी हो गई मात्र 1.5 साल का ही समय हुआ है, और इन 1.5 आम आदमी पार्टी ने काफी सक्रियता अपनी बढ़ा दी है। धरातल स्तर पर बात करें तो लगातार इस तरह की तमाम घोषणाएं की हैं, उस घोषणाओं के तहत लोगों को जोड़ने की कवायद में आम आदमी पार्टी जुड़ी हुई है। और जिस तरीके से लोगों को रजिस्ट्रेशन के माध्यम से यानी कि उनकी तमाम घोषणाएं की गई है, चाहे वो बेरोजगारी के लेकर रोजगार देने की बात हो, महिलाओं को 1000 रुपए जो है देने की बात हो, बुजुर्गों को यात्रा कराने की बात हो, तो तमाम जो घोषणाएं की गई घोषणाओं के परिप्रेक्ष्य में लोगों को लगातार एक साथ यानी कि लोगों से जोड़ने का कोशिश किया जा रहा है और लोगों का रजिस्ट्रेशन भी कराया जा रहा है। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी की सक्रियता पिछले 1.5 सालों के परिप्रेक्ष्य बात कर काफी अधिक बढ़ गई है। तो ऐसे में आगामी जो ये विधानसभा चुनाव होना है, आम आदमी पार्टी सीधे तौर पर जो है भाजपा कांग्रेस दोनों ही पार्टियों को नुकसान पहुंचाने का काम करेगी। हालांकि जो साल 2017 में एक मार्जिन देखा गया था कि पार्टियों के बीच बीजेपी ठीक है। खुर्रम, रोहित, रजनीश, मैं आप लोग को रोकना चाहूंगी कुछ देर तक के लिए। मैं आपको चाहूंगी कि आप इंतजार कीजिए। हमारे साथ मोहसिन रजा जी है, हमारे साथ राज्य मंत्री जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। सर, मैं आपसे यही सवाल करना चाहूंगी कि आज संभवतः ये बताया जा रहा है कि कभी भी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है, तो सबसे पहले तो मैं आपकी इस पर प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी और फिर मैं जानना चाहूंगी कि क्या लगता है कि आने वाले चुनाव में किस तरीके से ताल ठोकती हुई आपकी पार्टी नजर आ रही है? लगता है हमारा संपर्क मोहसिन जी से टूट गया है, उनसे जल्द संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। हालांकि फिलहाल हमारे साथ आकाश यादव वाराणसी से जुड़ चुके हैं। आकाश, आपसे जानकारी चाहेंगे, आज किसी भी समय 3:30 के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो कभी भी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है, लेकिन वाराणसी की अगर जब हम बात करें तो वाराणसी में क्या लगता है, चुनावी माहौल किस ओर करवट ले रहा है, किसके पार्टी का पलड़ा ज्यादा भारी लग रहा है? देखिए, फिर भी कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि वाराणसी में 8 विधानसभा सीट है। इससे वर्तमान में बात की जाए तो भाजपा और उसकी सहयोगी पार्टी का कब्जा है, लेकिन एक सीट है जो प्रकाश राजभर के कब्जे में है। हालांकि इससे पहले इस दौरान ये क्षेत्र में गठबंधन था, तो गठबंधन गिर गया। कुल मिला के जो माहौल है बनारस का, माहौल कुछ लोग सपा को लाइक करते हैं, कुछ लोग बीजेपी को। हालांकि लगातार जो पीएम का या केंद्रीय गृह मंत्री या भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का लोग कहीं न कहीं भाजपा पे लोग कयास ज्यादा रख रहे हैं, क्योंकि जब से विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण हो गया तब से लोगों का जो पर्यटन का बढ़ावा मिला, लोग दूर दराज से लोग जब बनारस में आने लगे तो बनारस का जो आबो हवा जो माहौल है बीजेपी की तरफ। जी, यानी ये
माना जा सकता है कि जिस तरीके का माहौल फिलहाल वाराणसी में है तो बीजेपी का दबदबा कहीं ना कहीं भारी लग रहा है। आपके पास लौटेंगे, बने रहिएगा। खुर्रम भी हमारे साथ लगातार लखनऊ से बने हुए हैं। खुर्रम, आपसे जानकारी चाहेंगे, हाल फिलहाल में हमने देखा कि सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार तमाम तरीके की कोशिशें करें, चाहे कोरोना से लड़ने की बात हो, चाहे टीम 9 के साथ में बैठकें हो, या फिर अगर एक सियासी समीकरण में बदलाव लाने की कोशिश, क्योंकि इस बार तो उन्होंने ऐलान कर दिया है कि अगर मौका मिलता है पार्टी जहां से कहेगी वो चुनाव लड़ने को तैयार है। ऐसे में क्या इसे एक मास्टर स्ट्रोक बीजेपी का माना जा सकता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने की एक बात बिल्कुल साफ है कि वो चाहते हैं कि ज्यादा रिप्रेजेंटेशन जो है विधानसभा में वो लोग मंत्री बने, तो इसी लिहाज से उन्होंने कहा जाए सीएम हो या डिप्टी सीएम हो, इन सबको चुनाव लड़ना होगा। यानी कि जो बात कही जाती है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि वहां पर पैराशूट की, मतलब कि आप याद करिए कि योगी आदित्यनाथ सांसद हुआ करते थे जब उनको मुख्यमंत्री बनाया गया, उसके बाद एमएलसी बने। और ये भी आप गौर करिए कि चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो या उससे पहले अखिलेश यादव हो या उससे पहले मायावती हो, ये तीनों लाइन से विधान परिषद के ही मेंबर थे। इन्होंने तीनों ने जाने की जरूरत नहीं समझी आम जनता के बीच चुनाव लड़ने की बात। जैसे ही ये बात सामने आया कि योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ेंगे, तुरंत ही उन पर वार करना शुरू किया अखिलेश यादव ने, और उन्होंने भी कह दिया कि अगर पार्टी कहेगी तो मैं भी चुनाव लड़ूंगा विधानसभा का। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ते हैं और अखिलेश यादव जो पूर्व सीएम है उत्तर प्रदेश के, अखिलेश यादव वो चुनाव लड़ते हैं, तो क्या फिर वो मायावती भी चुनाव लड़ने आएंगी? ये भी देखने वाली बात खास होगी। तो जाहिर सी बात है कि जब मुख्यमंत्री जो वो अगर चुनाव लड़ने को उतरता है तो 2-3 चीजें साफ हो जाती है। पहली बात तो ये हो जाती है कि उसको इस बात का भरोसा है कि सरकार उसकी बन रही है और यही वजह है कि वो चुनाव में उतर रहा है, अगर वो एमएलसी होता है तो। दूसरी बात यह है कि एक जोश आता है कैडर के बीच में कि हमारा मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहा है, तो जाहिर सी बात है वो हमारा मुख्यमंत्री मतलब जो मौजूदा मुख्यमंत्री है, और अखिलेश यादव लड़ते हैं तो हमारा नेता चुनाव लड़ रहा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव लड़ रहा है। तो ये चीज बड़ी इंटरेस्टिंग होगी अगर ये लोग चुनाव लड़ते हैं तो। लेकिन सबसे अहम बात वो ये है कि इनके सीटों पर नजर होगी, साथ ही ये भी नजर होगी कि ये लोग चुनाव कहां से लड़ते हैं। जैसे कि अयोध्या कही जा रही है योगी आदित्यनाथ के लिए, उनके लिए मथुरा कही जा रही है, उनके लिए तमाम लोगों ने कहा है कि अब हम चाहते वो यहां से चुनाव लड़े। बीजेपी का ये कहना है कि वो जहां से लड़ेंगे जीतेंगे। तो उसी तरीके से समाजवादी आदमी पार्टी का भी कहना है कि अखिलेश यादव का जो एक जो ऑरा है वो पैन स्टेट है, तो वो जहां से चुनाव लड़ेंगे वो जीतेंगे। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि वो कौन सी सीट ऐसी होती है, जैसे याद करिए राजनाथ सिंह जब मुख्यमंत्री बने तो वो यहाँ से हैदरगढ़ से चुनाव लड़ते हैं, उनके लिए सीट खाली की गई थी, तो उन्होंने जाके समीकरण समझा देखा और उसके बाद चुनाव लड़ते बीइंग अ चीफ मिनिस्टर। तो उसी तरीके से ये लोग कौन सी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी चुनते हैं ये देखने वाली बातों के साथ ही खुर्रम आपके पास लौटेंगे, बने रहिएगा हमारे साथ लगातार रजनीश भी बने हुए, उनका भी एक बार रुख कर लेते हैं। आप बीजेपी मुख्यालय के ठीक बाहर मौजूद नजर आ रहे हैं रजनीश, आपसे जानकारी चाहेंगे कि जो चुनावी माहौल को लेकर के अभी आपने आम लोगों से भी बातचीत की, कार्यकर्ताओं से भी बातचीत की, और 3:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है जबकि तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है। ऐसे में फिलहाल वहां माहौल इस वक्त बीजेपी मुख्यालय के बाहर कैसा बना हुआ है? सबसे पहले तो आपसे माहौल जानना चाहेंगे वहां का। विधानसभा कार्यकाल महीने खत्म हो रहा है ना। रजनीश, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? रजनीश, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? लगता है हमारी आवाज रजनीश तक नहीं पहुंच पा रही है। हालांकि एक बार फिर से हम अगर आपको बताएं कि किस तरीके से जो सियासी समीकरण है पहले से आम आदमी पार्टी अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी भी अब अपने आप को कहीं ना कहीं चुनावी मैदान में उतार चुकी है, चाहे उत्तराखंड हो चाहे उत्तर प्रदेश हो। लेकिन कांटे की टक्कर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में भी बनी हुई है। एक बार फिर से हम अपने संवाददाता रजनीश पांडे का रुख कर लेते हैं। रजनीश, आपसे जानकारी चाहेंगे कि आप फिलहाल बीजेपी मुख्यालय पर मौजूद है, चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस 3:30 बजे करने जा रहे हैं, उसके बाद से कभी भी ऐलान हो सकता है तारीखों का। तो फिलहाल बीजेपी मुख्यालय में किस तरीके की स्थिति फिलहाल बनी हुई है, क्या कुछ माहौल वहां पर देखने को मिल रहा है? देखिए, बीजेपी पर अब मैं अपने सहयोगी से कहूंगा वो स्टील करके दिखाए कि यहाँ पे लोगों की भीड़ है। लोगों की भीड़ वो है जो टिकटार्थी है, जो इस उम्मीद में आए हैं कि टिकट है उनको पार्टी देगी, लेकिन जो चुनाव ऐलान का घोषणा होने वाले, देखिए यहाँ भी कुछ वर्कर मौजूद है। जहां जहां तक कैमरे की नजर जा रही है ये वही लोग हैं जो पार्टी में टिकट का आवेदन किए हुए हैं।
तो उम्मीद तो है, पार्टी से ढेर सारी उम्मीद है, और पार्टी कहते भी है कि हम मूल वर्करों को ही चुनाव लड़ाएंगे। अब चुनाव तारीख का ऐलान होने के बाद पार्टी का क्या रुख होता है, हमारे साथ कुछ वर्कर भी आए हैं, मैं बात करा रहा हूं और मैं कोशिश करूंगा। ठीक है, रुक जाओ। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र सिंह। कहां से आए हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी का जिला उपाध्यक्ष हूँ बलिया का। आज चुनाव के तारीख का ऐलान हो सकता है, आप चूंकि वहां पूर्वांचल से आते हैं, क्या तैयारी है वहां पे लोकल स्तर पे? वहाँ पर एकदम हम लोग तैयार हैं, भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता चुनाव लड़ाने के लिए और लड़ने के लिए। भारतीय जनता पार्टी जिसको भी टिकट देती है उसको तन मन धन से लग करके हम लोग कमल के फूल को जिताएंगे। क्या समीकरण है जिस तरीके से अगर पूर्वांचल की बात करें तो भारतीय समाज पार्टी जो आपके अलायंस के साथ रहा, एनडीए का हिस्सा रहा, लेकिन 2022 में वो किसी और के साथ चले गए हैं, माने समाजवादी पार्टी के साथ चले गए हैं। पूर्वांचल में कुछ समीकरण बना बिगड़, इससे कुछ फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? हम लोग बड़े नेता नहीं हैं, हम लोग झुग्गी झोपड़ी के इंसान से मिलने वाले नेता हैं। हम लोग गांव में रहते हैं और इस समय भारतीय समाज पार्टी का जो भी वोटर है, जो मोदी जी ने काम किया है, अन्न जो देने का काम किया है, तेल देने का काम किया है, नमक देने का काम किया, आवास देने का काम किया है, उससे सारे लोग प्रभावित हैं। हो सकता है जाति के नाम पर कुछ लोग उनके। आप कहाँ से आए हैं? हम भी जनपद बलिया से आए हैं। क्या तैयारी है वहाँ पे? वहाँ पे पूरे 7 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। देखिए, ये तो इनके पार्टी के ठीक रजनीश, रोहित और साथी खुर्रम, आप सभी से दरख्वास्त करूंगी आप हमारे साथ बने रहेगा। यहाँ पर एक छोटे से वक्त का हो चुका है ब्रेक का, तो ब्रेक के बाद दोबारा लौटेंगे हम। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।